तहसीलदार पद के लिए उर्दू का अनिवार्य करने पे काफ़ी विवाद चल रहा है। और आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से ही कहा था कि जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उर्दू समेत उन सब के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए किसी भी एग्जामिनेशन में। और इसलिए नायब तहसीलदार के उसमें भी हमने ये कहा है कि सिर्फ उर्दू नायब तहसीलदार ने या तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज ऑप्शनल हो या फिर अनिवार्य ना रखा जाए और जनरल टेस्ट जैसे पहले हुआ था, और उसके बाद जो सिलेक्ट बाकी टेस्ट में होता है उसके बाद उर्दू अगर ज़रूरी है तो उर्दू की ट्रेनिंग दे करके उसका एग्जामिनेशन जो है पहले लिया गया, टेस्ट करने के बाद उनको ज्वाइन कराया गया था। आपको याद होगा ये मामला 2010-11 में भी नायब तहसीलदार के वक्त उठा था। कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त तो ऑफिशियल लैंग्वेज सिर्फ उर्दू थी और इसलिए उर्दू अनिवार्य था कि जरूरी था जानना किसी भी रेवेन्यू में पोस्ट के लिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त स्टैंड लिया और कहा कि भाई ये लोग जो हैं बच्चों के साथ बेइंसाफी ना हो, अगर वो जनरल टेस्ट में पास होते हैं तो उर्दू की ट्रेनिंग के बाद 1 साल के बाद उनका टेस्ट हो और उसके बाद उनको ज्वाइन करवाया जाए। तो उस वक्त रमन भल्ला जी रेवेन्यू मिनिस्टर थे, कांग्रेस पार्टी ने ये कहा और कांग्रेस नेशनल कांग्रेस सरकार ने साझे फैसले में उर्दू को अनिवार्य नहीं रखा। नायब तहसीलदार लगे थे, पटवारी भी लगाए गए, वो भी उर्दू नोइंग नहीं थे, लेकिन बाद में उर्दू की ट्रेनिंग दी गई। इसलिए इस वक्त जब ऑफिशियल लैंग्वेजेस 5 हैं, हमने 3 बार मैंने खुद बयान दिया और हमारे प्रेसिडेंट तारिक अहमद करा साहब ने डे 1 से ये कह दिया था कि अब तो ये कोई ऐसा भेदभाव जिससे किसी को नुकसान हो वो कर नहीं सकती सरकार, क्योंकि 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, कश्मीरी और डोगरी हैं। या तो सब में किसी में भी ऑप्शन वो पास हो, और अब तो इंग्लिश और हिंदी में ट्रांसलेट हो रहा है, तो समझ नहीं आ रही कि ये विवाद क्यों रखा गया है। और यहाँ भी 2 सरकारें चलती हैं, एक एलजी प्रशासन चलता है, एक दूसरी सरकार है। किसके माध्यम से हुआ, किसने किया, क्यों नहीं इस पर जवाब आता, क्यों नहीं जांच होती और क्यों नहीं इसको ख़त्म किया जाता और उर्दू की अनिवार्यता को इस टेस्ट के लिए ना रखा जाए और सब बच्चों को समान ट्रीटमेंट हो। और जो लोग क्वालिफाई करेंगे उनको बाद उर्दू नोइंग की ज़रूरत होगा तो उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है और वो टेस्ट पास करके नौकरी कर सकते हैं। इसलिए इस पे कोई विवाद होना नहीं चाहिए, सरकार को खामोश नहीं रहना चाहिए। दो ड्यूल सिस्टम जो है वो इसका जवाब दे और फौरी कार्रवाई हो। और शर्मा साहब, मेरा एक सवाल है कि जिस तरह से आपने कहा है कि जो एलजी प्रशासन के टाइम जो है ये रेवेन्यू रिकॉर्ड को जो है डिजिटलाइजेशन किया गया था, वो एक ही लैंग्वेज में किया गया है, उर्दू में किया गया है। और जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है पूरे का पूरा जो है उर्दू में है। उर्दू सीखने में क्या हर जाकर अंग्रेजी सीख सकते हैं, बिल्कुल उर्दू भी तो हमारे मैंने इसका कह दिया कि जब जो लोग सिलेक्ट होंगे वो उर्दू सीख लेंगे। मैंने आपको उदाहरण दिया कि 2019 से पहले जो है ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू थी और उर्दू जानना जरूरी था और सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड उर्दू में है। किसी भाषा के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। उर्दू भी जो है वो हमेशा ऑफिशियल लैंग्वेज रही और इसलिए उस वक्त ये समझा गया जब ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू ही थी तो उस वक्त ये जरूरी समझा गया कि इनको ज्वाइन कराया जाए, इनको सिलेक्ट किया जाए, उर्दू की ट्रेनिंग दी गई। वो लोग सारे नौकरी कर रहे हैं। पटवारी भी जो है उस वक्त भर्ती किए गए, उस वक्त कांग्रेस नेशनल कांग्रेस की साझा सरकार थी और कांग्रेस पार्टी का प्राइमरली ये स्टैंड था। 2019 में सिलेक्शन हुई, भाजपा ये कहती है कि जनाब उस वक्त जाति हुई, तो जाति करने वाले कौन थे? आप लोग सत्ता में थे 2014 से लेकर के 14 से लेकर 11 साल में। अगर 2019 में बच्चों के साथ जाति हुई तो आप खामोश क्यों थे? गवर्नर रूल किसके अधीन है? उस वक्त भी आपके अधीन था, आज भी लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल है, उस वक्त गवर्नर रूल था। तो ये जाति क्यों हुई? ये आज हमें पता कि इस तरह का मुद्दा जब इन्होंने उठाया है तो बिल्कुल ये भाजपा उसके लिए जिम्मेवार थी कि क्यों नहीं उस वक्त जिस तरह 10, 11 में, 12 में, 13 में बच्चों को लगाया गया हमारी कोलिशन गवर्नमेंट में, तो नायब तहसीलदार और पटवारी लगाया गया, तो 2019 में क्यों जाती हुई? और आज भी हम ये कहते हैं कि उसमें यकसा ट्रीटमेंट हो और सरकार को उस पर अमल करना चाहिए। हमने 3 बार ये कहा है। दूसरी बात जो है कि एक अहम मुद्दा और है जो कि देश में उठाया जाता है और हमारे लीडर ऑपोजिशन, हमारे नेता राहुल गांधी जी
ने ये बहुत अहम मुद्दा उठाया कि डेमोक्रेसी की बुनियाद फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस है। उसकी बुनियाद कि एक इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष हो। बड़े अहम मुद्दे हैं, क्योंकि हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर निकाला है कि 45 दिन के बाद वो तमाम रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, वीडियो कास्टिंग, जो बाकी रिकॉर्ड हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिए जाएं अगर कोई इलेक्शन पिटीशन नहीं हो। इलेक्शन पिटीशन के लिए 45 दिन, अगर किसी ने चुनाव लड़ाया तो कैंडिडेट की चुनौती जो है 45 दिन ठीक है, उसके लिए इलेक्शन पिटीशन का टाइम है। लेकिन रिकॉर्ड 1 साल तक महफूज रखा जाता था। कोई आरटीआई से मांगेगा, कोई सिटीजन भी देख सकता है, कोई जानकारी हासिल करता है। किसी के नॉमिनेशन पेपर में ऐसी चीज़ें हैं, छुपाया गया है। लेकिन चूंकि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से शुरू हुआ कि वकील ने रिट की और उन्होंने कहा कि सारा रिकॉर्ड जो है मुहैया करवाया जाए। उसके बाद एक कानून लाया गया कि ये सीक्रेसी है और उसको दिया नहीं गया। उससे पहले जो राहुल जी ने सवाल उठाए थे कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच ने एक डायरेक्शन दी कि चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर की सिलेक्शन के लिए 3 मेंबरी सिलेक्शन पैनल होगा, जिसमें प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्य न्यायाधीश देश के वो होने चाहिए और लीडर ऑफ ओपोजिशन होना चाहिए। 3 मेंबरी सिलेक्शन पैनल जो है जो निष्पक्ष था। अगर सरकार को कोई इम्पार्शलिटी या निष्पक्षता में इंटरफेरेंस नहीं करना था चुनाव यहाँ की कार्यप्रणाली और बाकी चीज़ों पे, तो पार्लियामेंट के माध्यम से उस जजमेंट को, उस डायरेक्शन को क्यों निष्क्रिय किया गया? उस पार्लियामेंट के माध्यम से कानून बना करके बजाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के वहाँ पे एक मंत्री रखा गया, प्रधानमंत्री, उनका एक कैबिनेट मंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन। जैसे आपने देखा कि राहुल गांधी जी गए और उन्होंने बाद में कंसेंटिंग नो लिखा, क्योंकि उसकी तो कोई अहमियत नहीं। तो सारा कंट्रोल सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। वहाँ से चुनाव के बारे में सवालात शुरू हो गए कि आप इलेक्शन कमीशन पे कंट्रोल चाहते हो। उसके बाद जो महाराष्ट्र पे अध्ययन किया, सवालात तो कई इंडिया अलायंस के गठबंधन सुप्रिया सुले ने उठाया, संजय राउत जी ने उठाया, बड़े नेताओं ने इस पे कई बार सवाल आते आए, लेकिन यह है कि उन पे जवाब नहीं दिया गया। सवाल उठते हैं, लेकिन सवाल बड़े गंभीर हैं कि क्यों सिलेक्शन पैनल से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाएगा। पहली बात ये बात उन्होंने लिखी। दूसरा, महाराष्ट्र चुनाव में देखा गया कि 5 साल के अंदर 31 लाख वोटर जो है वो बढ़ते हैं। जो वोटर लिस्ट हर साल बनती थी, सिर्फ 31 लाख वोटर जो है वो इंक्रीज हुए। लेकिन लोकसभा चुनाव में आपको पता है कि महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और उसके बाद 5 महीने के अंदर 41 लाख वोटर बढ़ जाते हैं। 5 साल में 31 लाख और 5 महीने के अंदर 41 लाख, 41 लाख। ये एक बड़ा सवाल था। उसके बाद कई परिवारों में आपने देखा वो आंकड़े आए हुए हैं, उस पर डिटेल में नहीं जाना चाहता। इसके बाद चुनाव होते हैं और रातों रात जो फिगर्स हैं उसमें 7.83% बढ़ोतरी हो जाती है। तकरीबन 76 लाख वोट जो है वो बढ़ जाता है, बढ़ा दिया जाता है, दिखाया जाता है कि ये ज़्यादा वोट पड़े। और बताइए कि आखिरी घंटे के बाद इतना वोट पड़ सकता है? और वो 76 लाख वोट 12,000 बूथ पे बढ़ाया गया। 85 विधानसभा में यहाँ बीजेपी का प्रदर्शन लोकसभा में खराब था। वही पोलिंग बूथों पे 12,000 बूथ पे 76 लाख वोट बढ़ा। और ये सवाल जो है उन्होंने किए कि भाई अगर चुनाव हुई उसमें मैच फिक्सिंग होगी या ये सवाल जवाब आने चाहिए, जिसकी वजह से उन्होंने सवाल उठाए। अब ये तो बहुत गंभीर सवाल है। शर्मा साहब, बीजेपी का अगर किसी को नजर नहीं आता वो उनका अपनी राय है, लेकिन हम ये मानते हैं कि बड़े अहम सवाल उन्होंने उठाए हैं। चुनाव ही इस देश की डेमोक्रेसी की रीढ़ की हड्डी है। अगर चुनाव में चुनाव आयोग और इन सारी चीजों पे शंका होगी तो हम समझते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो खतरे में है। शर्मा साहब, बीजेपी कहती है जहाँ कांग्रेस जीतती है वहाँ ईवीएम पर सवाल नहीं होता और चुनाव आयोग का सवाल नहीं होता,
जहाँ हारती इस और देखिए बात यह है कि मैंने इसीलिए उदाहरण दिया कि भाई पहले तो सुप्रीम कोर्ट के 5 जज का फैसला था कि चीफ जस्टिस आप इंसाफ मांगने सुप्रीम कोर्ट जाते हो, चीफ जस्टिस के पास जाते हो, लेकिन चुनाव आयोग की नियुक्ति में चीफ जस्टिस को बैठाने के लिए सरकार को क्या ऐतराज था, बीजेपी की सरकार को? क्यों उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो निष्पक्षता के हक में था आप क्या छुपाना चाहते हैं कि आपने उसको उल्टा किया और पार्लियामेंट का इस्तेमाल किया? महाराष्ट्र पे अध्ययन किया क्योंकि ये छुपाते हैं। अब जब ये हमने कह दिया कि 31 लाख 5 साल में और 41 लाख 5 महीने में महाराष्ट्र आपने जीतना था, फिर आपको 36 लाख वोट पड़ा और उन वोट पर बड़ा 12,085 असेंबलियों में यहाँ आप लोकसभा में 4 महीने पहले हारे थे। और फिर आपने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के उस फैसले के बाद जिसमें उन्होंने कहा कि भाई आरटीआई में आप दे दो, सीसीसी आ गया है कि 45 दिन बाद रिकॉर्ड गायब कर दो, जला दो, खत्म कर दो ताकि कोई सबूत ना रहे। ये लोगों को समझना चाहिए, ये किसी एक पार्टी के लिए नहीं है, ये देश की जमहूरियत को बचाने की बात है। इसलिए हमारे नेता लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी और बाकी भी जो इंडिया अलायंस के वो लोग जो जागरूक है, जो इस चीज को समझ रहे हैं, यहाँ पे ये गड़बड़ी हुई है, जिन्होंने ये देखा और स्टडी किया है और इनके सवाल मांग रहे हैं, हम ये समझते हैं हमारे नेता ने डेमोक्रेसी को बचाने के लिए ये बड़ा कदम उठाया, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, हम उसका समर्थन करते हैं। धन्यवाद।